साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों, पिछली 2 क्लास अपनी कमेटी और कमीशंस के ऊपर हो चुकी हैं। 2 क्लास हो गई हैं अपनी कमेटी और कमीशन के ऊपर। आज तीसरी क्लास होने वाली है। कमेटी और कमीशंस लगभग 5 क्लासों में पूरा होता है। 4 से 5 क्लास लगभग लगती ही हैं इस टॉपिक में, क्योंकि एक बड़ा पार्ट है और मैं नहीं चाहता कि आपको शॉर्ट में इस टॉपिक को सल्टा करके दे दूं, बोले पढ़ लीजिए। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊं उसे पूर्ण रूप से तैयार करवाऊं। मेरा उद्देश्य यही होता है। भले ही आपका समय थोड़ा सा ज्यादा मैं लूंगा, लेकिन टॉपिक में कोई कोर और कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत से बच्चों ने कमेटी और कमीशंस विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सी जगह आपने पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, कितना पढ़ा रहा हूं, कहां तक लेकर जा रहा हूं और आपने वहां कितना पढ़ा है। मैंने देखा है कि एक 2 पेज में कमेटी और कमीशंस कंप्लीट करवा रखी है। समझ नहीं आता, इतने पैसे लेने के बावजूद भी कोई ऐसे करवा सकता है? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और क्यों आप लोग एकदम बेवकूफों के जैसे अपना टाइम खराब किए जा रहे हैं? आप बुक्स उठाइए, पीछे के क्वेश्चंस उठाइए। कमेटियों में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं देखिए तो सही एक बार। इनकी सिफारिशों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल। लोगों ने बता दिया गठन कब हुआ, किसने किया, अध्यक्ष वगैरह कौन थे, बस ठीक है कमेटी हो गई। मुख्य एक आधी सिफारिश थी, बता दी, नहीं अपना काम हो गया। आप उठाइए तो सही, अच्छे लेवल के पेपर तो उठाइए, स्वयं देखिए यार, आकलन तो करो। कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट में पढ़ने से अब काम नहीं चलने वाला है। कॉलेज लाइब्रेरियन का पेपर आपने देखा होगा और अब पेपर देखने के बाद भी अगर आप लोग नहीं जाग रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। देखिए तो सही आरपीएससी किस लेवल पे पेपर बना रही है और आप 2-3 पेज में कमेटियां पढ़ करके हाँ बोले हमने पढ़ ली। ऐसा कैसे संभव है? वो लोग बेवकूफ है क्या जो दिन रात पढ़ रहे हैं और आप 2-3 पेज में पढ़ करके फ्री हो जाएंगे और फिर जॉब भी लग जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। आपको कंप्लीटली हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। कोई भी पार्ट आप उसका शेष नहीं छोड़ सकते। किसी भी टॉपिक को आप शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते। जमाना नहीं है, गया वो जमाना जब हम शॉर्ट में पढ़ करके जॉब लग जाते थे। अब संभव नहीं हो पाएगा। बच्चे मेहनत कर रहे हैं अब, और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं किसी भी टॉपिक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम मुझे ज्यादा लग जाए। कमेटी और कमीशंस को लेकर 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी है। इसके बाद भी अभी 2 क्लासें कम से कम और आने वाली है, तब जाकर के ये टॉपिक आपका पूरा होगा। आप देखिए, कम से कम 5 क्लास मुझे इस टॉपिक को लेने में लग रही है, जबकि मैं तो इधर उधर की बातें भी नहीं करता, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं और बोर्ड पर लिखने का समय भी व्यर्थ नहीं करता। उसके बावजूद भी 5 क्लासें लग रही है। लोगों के जैसे अगर एक एक चीज को लिख लिख करके बोर्ड पे करवाता तो ये 15 दिन में भी ये टॉपिक पूरा नहीं हो। लोग 2-2 घंटे में, एक 2-2 घंटे में पूरा करवा देते हैं। समझ से मेरी तो परे है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको जैसा उचित लगे वैसे आप करिएगा और वैसे ही आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कंप्लीट होते ही जो संडे आ रहा है, 2 तारीख आ रहा है शायद, तो इस संडे को पूरी यूनिट का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। कंप्लीट टेस्ट पूरी यूनिट का बहुत गजब के तरीके से मैं टेस्ट लेने वाला हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें मैं डालने वाला हूं। मैं देखूंगा, देखिए आपने कितना तैयार किया है।
मैं अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ रहा हूं। अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो यह मान के चलिएगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में बहुत अभी कमी रख रहे हैं, और ऐसे अगर चलता रहा तो ये मान के चलिए पार बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। मैं बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो यह मान के चलिए परिणाम आपके अनुकूल नहीं रहने वाला है। शुरू कर दो, बहुत गजब की वैकेंसी है। चलिएगा, खैर रोज रोज आपको भाषण देने से, ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे तो इतने ढीठ हैं, बहुत से लोगों ने टेस्ट सीरीज बाई कर रखी है। बहुत से ऐसे लोग हैं बाई करके छोड़ देते हैं, परचेज करके छोड़ देते हैं, बोले ठीक है बाद में दे लेंगे एक साथ। आज तक जो काम करते आ रहे थे फिर से उसी को दोहरा रहे हैं। और बहुत से बच्चे तो खैर मैं मानता हूं कि अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार टेस्ट भी दे रहे हैं और अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ सिलेक्शन तो उतनों का ही होता है ना। फॉर्म तो बहुत से लोग भरते हैं, क्या सबका सिलेक्शन होता है? तो वो जो पेपर नहीं दे रहे हैं वो लोग ही तो शामिल होते हैं उनमें। जिन्होंने परचेज किया है अभी, जिन्होंने टेस्ट देना शुरू किया है अभी, मानता हूं कि उनके दिमाग में है कि हाँ यार अपने को सिलेक्शन लेना है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से उन्होंने भी दिमाग में नहीं बिठाया है कि इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। जिन्होंने ये बिठा रखा है वो प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। जो मैं क्लास करवाता हूं, दूसरे दिन जब क्लास में आते हैं तो पीछे की क्लास रेडी एकदम तैयार करके आते हैं, बहुत अच्छे से उसे लर्न करके आते हैं। बाकी लोग तो पता नहीं अभी कहां खो रहे हैं, कहां गुम हो गए, समझ से परे है। खैर आपकी मर्जी है, जिस दिन ठोकर लगेगी समझ में सब आ जाएगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का हम रस्तोगी समिति के साथ में। देखिएगा 2 से 3 ऐसी कमेटियां और हैं जो एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित है। उसके बाद आज ही की क्लास में हम पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित जो कमेटियां हैं उनकी तरफ बढ़ जाएंगे, उनको हम पढ़ने वाले हैं। रस्तोगी समिति से हम प्रारंभ कर रहे हैं आज की क्लास का। लगभग 2 या 3 समितियां हैं अपनी अभी बची हुई हैं जो एकेडमिक लाइब्रेरियों से संबंध रखती हैं, जो यूजीसी से संबंध रखती हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक लाइब्रेरी की कमेटियां, उनको भी अच्छे से हम तैयार करेंगे। बात करें रस्तोगी समिति की तो बहुत बार सीधा सीधा रस्तोगी समिति की 1-2 सिफारिश तो अच्छी है, बहुत बार पूछी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि गठन कब हुआ, किसने किया और रिपोर्ट कब वापस प्रस्तुत की और इसका उद्देश्य क्या था। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आप बताइएगा, बोले सर रस्तोगी समिति का गठन 1997 में तो होता है, 98 में ये रिपोर्ट वापस दे देती है और इसका गठन यूजीसी के द्वारा किया जाता है। चलिएगा देख लेते हैं। रस्तोगी कमेटी 97 में गठन, 98 में रिपोर्ट। गठन किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे यूजीसी के द्वारा। कब किया जाता है? 97 में। रिपोर्ट 98 में। याद ऐसे कर लेना, रस्तोगी, रस्तोगियो बोले, रस्तोगी, रस्तोगियो, नशा ही नशा में, रस्तोगियो नशा में, पत्तो ही ना चले बोले रस्तागम, रस्तोगियो बोले नशा ही नशा में। तो नशा, नशा से 97, मुझे तो ऐसे ही याद है, ऐसे ही मैंने याद किया था, रस्तोगियो नशा में, तो नशा से 97 मेरे तो आज भी वैसे ही याद है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे करना चाहो पर याद कर लेना। पूछा जाता है रस्तोगी कमेटी के अध्यक्ष, सोचने वाली बात ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है रस्तोगी साहब है। अब यहां से जो इसका उद्देश्य था, रस्तोगी कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, विश्वविद्यालय और कॉलेज, ये 2 चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रस्तोगी समिति का गठन किसके लिए किया गया था, या ऐसे पूछ लेता है रस्तोगी समिति का संबंध किससे है और किससे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रस्तोगी समिति का संबंध विश्वविद्यालय और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों से संबंध है। माध्यमिक शिक्षा वगैरह, प्राथमिक शिक्षा वगैरह, उनसे इसका संबंध नहीं है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से है। क्या था उद्देश्य, क्यों गठित किया गया था? सुनिएगा,
विश्वविद्यालय और कॉलेजों के जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं, जो वहां का एजुकेशन स्टाफ है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, उसके वेतनमानों के अंदर संशोधन करने हेतु, उनका जो वेतन बनता है, सैलरी बनती है, उसमें संशोधन के लिए। दूसरी चीज, उसके कैरियर में, जो कर्मचारी हैं उनके कैरियर में उन्नति के ऊपर, जो प्रमोशन है उनका, उसके ऊपर विचार करने के लिए। तो दोनों चीज याद रख लेना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों का जो शैक्षणिक स्टाफ है उनके वेतनमान में संशोधन हेतु और उनके कैरियर में उन्नति पर विचार करने के लिए रस्तोगी समिति का गठन 1997 में किया जाता है यूजीसी के द्वारा। इतना आपको याद करना है यहां से। अब चलते हैं हम इनकी सिफारिशों की तरफ। सिफारिशें इन्होंने क्या क्या दी, देखिएगा। इन्होंने कहा, क्या क्या कहा, बोले डिप्टी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो होता है कॉलेज में, डिप्टी लाइब्रेरियन और जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, डिप्टी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन को डिप्टी व असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बराबर समझा जाए। डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन को डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बराबर समझा जाए। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात क्या कही, शिक्षकों और विश्वविद्यालय लाइब्रेरियनों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी गई। शिक्षकों की और विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरियन हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष करने की सिफारिश इन्होंने करी है। बोले ठीक है, लेकिन देखो क्या कहा, डिप्टी और जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उनको इस आयु सीमा से वंचित कर दिया इस कमेटी ने। बोले नहीं, डिप्टी और जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उनको 62 वर्ष करने की जरूरत नहीं है, उनको तो 60 वर्ष ही थी, तो उनके लिए इसे वंचित कर दिया गया। 62 साल कर दी गई शिक्षकों की और विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियनों की तो सेवानिवृत्ति की उम्र, लेकिन जो असिस्टेंट थे और डिप्टी लाइब्रेरियन थे उनको केवल 60 वर्ष ही रखा गया। फिर देखिएगा यह भेदभाव चलता रहेगा इनके साथ में। शिक्षकों के लिए 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार की योजनाएं तो इन्होंने बताई। 62 साल में रिटायर्ड कर रहे हैं उनको, और उनके बाद भी, रिटायर्ड होने के बाद भी उनको पुनः रोजगार की योजनाएं ये बता रहा है। लेकिन यहां पर फिर से डिप्टी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ये चीजें नहीं है, उनको फिर से इसके लिए वंचित कर दिया गया। तो ये याद रखना भाई, ये सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1997 से 2001। आपको याद होगा करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी हमने इससे पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। 2 आपकी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटियां हो गई है, एक तो थी कोला साहब वाली और ये आ गई है आपकी दूसरी करी सिद्धप्पा वाली। 90 से 93 की अगर करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी की बात करें तो वहां पर आप उसके चेयरमैन पी.एन. कोला को बताएंगे। करी सिद्धप्पा वाली अगर करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी की बात करें तो आप 97 से 2001 बताएंगे। करी सिद्धप्पा 97 से 1 और कोला 90 से 93। तो ये दोनों चीज आप याद रख लीजिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। चलिएगा, गठन किसके द्वारा होता है? बोले यूजीसी के द्वारा होता है। कब होता है? बोले 1997, सिद्धप्पा 97। रिपोर्ट जमा करवा देता है 2001 में। जो एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित जो भी कमेटियां हैं उनका लगभग सबका ही यूजीसी गठन करती है। जो हायर एजुकेशन वाली है ना, उनका तो गठन यूजीसी करती है, क्योंकि हायर एजुकेशन को कौन देखता है? यूजीसी ही तो देखती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी वाली तो इसके अधीन ही आएंगी सब। अध्यक्ष कौन थे? बोले सर CR करी सिद्धप्पा थे। तो करी सिद्धप्पा आप इसके लिए याद रख लीजिएगा। करी सिद्धप्पा की कमेटी कब आती है? आप कहेंगे सर 97 से 2001 में। किस नाम से आती है? आप कहेंगे करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी पाठचर्या विकास समिति। याद कर लेना, पाठचर्या या कई बार पाठ्यक्रम लिखा हुआ मिलता है।
क्या उद्देश्य था इसका, क्यों गठित करी गई थी, सुनिएगा। जैसे कमेटी का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, नाम है ना, तो करिकुलम का डेवलपमेंट करना है। मॉडल पुस्तकालय पाठ्यक्रम या मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करना इसका उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो यह हो गया। दूसरा क्या था, जहां संशोधन की आवश्यकता हो, जहां संशोधन, पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता, जहां संशोधन की आवश्यकता हो उन पर दिशा निर्देशों के साथ सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। बोले कहां क्या संशोधन करना है, उस चीज का दिशा निर्देश देते हुए बोले हमें बताइए क्या संशोधन करना है। ऐसे नहीं संशोधन यहां कर दो, बताना है बाकायदा कि हाँ यहां ये संशोधन करना है, दिशा निर्देशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद इस कमेटी ने सिफारिशें क्या क्या दी है ये जरूर आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। समिति ने 2 साल के जो मास्टर डिग्री है आपकी एमएलआईस वगैरह मास्टर डिग्री, समिति ने 2 साल के मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के साथ LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, समिति ने 2 साल के मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का सुझाव दिया, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण का सुझाव दिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी, जिससे प्रत्येक विश्वविद्यालय को 1 साल के BLIS और MLIS मॉडल को चुनने में आजादी मिले। ये बात किस समिति ने कही, आप कहेंगे करी सिद्धप्पा समिति ने कहा है, 1-1 साल का BLIS और MLIS को मॉडल को चुन सके। ठीक है जी, देखिएगा डिस्टेंस एजुकेशन की बात भी यह समिति करती है। रिपोर्ट में दूरस्थ शिक्षा, जिसे आप डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, करते हो ना आप लोग, बाहर से करते हैं, BLIS करते हैं आप में से बहुत से लोग, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन है, घर बैठे शिक्षा। रिपोर्ट में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा के ऊपर भी विचार किया गया, और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इग्नू के द्वारा तैयार किए गए मानदंडों में संशोधन का भी यह समिति सुझाव देती है। जो इग्नू ने डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मानदंड निर्धारित कर रखे थे उनके ऊपर भी या उनमें भी संशोधन की बात यह समिति करती है, तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब बताइए इसमें कौन सी चीज छोड़ने वाली थी, लोग कैसे छोड़ सकते हैं यार, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इनको कैसे स्किप किया जा सकता है। यहां से तो कोई भी क्वेश्चन बनाएगा और क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो इनको कैसे छोड़ा जा सकता है, समझ नहीं आता। अब हम चलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित जो कमेटियां हैं उनकी तरफ। सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित कमेटियां अब हम पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हमने जितनी भी समितियां पढ़ी हैं वो सभी एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित थी, स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इनसे संबंधित थी सब की सब कमेटियां। अब जो पढ़ने वाले हैं वह सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित समितियां हैं। फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर से संबंधित देखेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल से संबंधित जो कमेटियां हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण है वो देखेंगे, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालयों की तो सारी देखेंगे। चलिएगा सबसे पहले इसमें देखते हैं हम फैजी समिति। फैजी समिति, इनमें सबसे ज्यादा सेना समिति इंपॉर्टेंट है, बाकी में तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बाकी में तो डेट वगैरह आ रही है, सन वगैरह है ना, ये पूछी जाती हैं और कुछ ज्यादा इसमें होता नहीं है। फैजी समिति संबंध किससे है, बोले सार्वजनिक पुस्तकालयों से है। ये तो जब आप इसकी सिफारिश से पढ़ेंगे ना तब अपने आप पता चल जाएगा कि इसका संबंध किससे है। आपसे पूछा जाता है फैजी समिति का गठन कब किया गया था, आपका जवाब होगा सर 39 में तो गठन किया जाता है और 40 में इसने रिपोर्ट दे दी थी। तो याद ऐसे कर लेना, फैजी समिति 39-40 का नाम आते ही समझ जाना, 39 में गठन और 40 में रिपोर्ट सबमिट करवाई। ठीक है, अब यह पूछा जाता है फैजी समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, यह बहुत बार पूछा जाता है। किस समिति को मुंबई समिति के रूप में भी जाना जाता है, आप कहेंगे सर फैजी समिति को, क्योंकि मुंबई की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इसे गठित किया गया था 1939 में। याद रख लीजिएगा, ये
पूछा जाता है बॉम्बे समिति कौन सी है, या बॉम्बे समिति का गठन कब हुआ था। फेजी समिति नहीं देता, कई बार सीधा बॉम्बे समिति ही लिख कर देता है। बॉम्बे समिति का गठन बोले 39, बॉम्बे समिति ने रिपोर्ट दी बोले 40। ऐसे याद कर लीजिएगा। क्या उद्देश्य था? एक राज्य व्यापी, पूरे राज्य के अंदर फैला हुआ हो। महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे कहां है? महाराष्ट्र में। तो पूरे राज्य में व्यापी हो, पूरे राज्य में फैला हुआ हो, एक राज्य व्यापी व्यवस्थित पुस्तकालय सेवा प्रदान करना, पूरे राज्य के अंदर एक व्यवस्थित पुस्तकालय सर्विस प्रदान करी जाए। और इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसके लिए फेजी समिति का गठन किया गया, फेजी साहब के निर्देशन में। चलिएगा, ए फेजी है वैसे वो, है ना, पूरा नाम उनका देख लेना, खैर फेजी ही आता है। अब कई बार ये पूछा जाता है, देखो इसने फिर बाद में सिफारिश दी और इसने 6 चरण बताए, बोले कैसे कैसे 6 चरण होने चाहिए व्यापी पूरे राज्य में फैलाने के लिए, कैसे कैसे पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिए, कितने चरणों में पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिए, कैसे कैसे किस किस प्रकार के पुस्तकालय होने चाहिए, कितने चरण बताए? 6 चरण, ये पूछा जाता है। फेजी समिति ने कितने चरण बताए थे? तो आप कहिएगा सर 6 चरण बताए थे, और 6 चरण कौन से बताए थे ये भी पूछा जाता है। फेजी समिति ने निम्न में से कौन सा चरण नहीं बताया था, बहुत बार पूछा जाता है। ये आप चाहो तो स्किप कर देना, कितनी कितनी लाइब्रेरियां बताई थी इन्होंने, ये सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो, अगर समय हो तो देख लेना, अदरवाइज इनको आप स्किप कर सकते हो। मैंने आपको दे दी है क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि ये तो नेट और सेट में भी नहीं पूछा जाता, किस्मत ही फुटोड़ी है तो बात अलग है, बाकी ये चीज नहीं पूछी जाती है। आप इसके 6 चरण भी याद कर लेंगे तो ये नेट वाले बच्चों के लिए भी सफिशिएंट है, ये मान के चलिएगा। नेट की तो लोगों ने हवा ही बना रखी है, वास्तविकता यही है, लोगों ने हवा बना दी है, बल्कि नेट बहुत सिंपल तरीके से निकल जाता है, बहुत आसान है नेट निकालना, कोई ज्यादा इतना टफ नहीं है। लोगों ने पता नहीं कैसा माहौल बना दिया है नेट के प्रति, बोले ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने ये मेरा कंटेंट 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको लगेगा बोले यार नेट तो सच में इजी है। बहुत बार आप आसानी से नेट निकाल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपका नेट भी हो गया। देखिएगा 6 चरण बताए हैं, मैं पहले भी शायद बता चुका हूं। मुझे जब मैं नेट का पेपर देने गया था ना, सच में मुझे लाइब्रेरी साइंस के अलावा कुछ भी नहीं मालूम था कि नेट में आता क्या है। बस इस सब्जेक्ट को मैं रोज पढ़ता रहता था, इस सब्जेक्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मैं डेली इसको पढ़ता रहता था, भले ही कोई एग्जाम हो या नहीं हो, मैं इस सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ता रहता था। तो नेट का पेपर आ गया, मैंने कहा चलो देख के आते हैं, देखे कम से कम सब्जेक्ट। मेरे भी दिमाग में हवा बढ़ा रखी थी लोगों ने मुझे भी ये कह रखा था, बोले यार नेट का पेपर तो बहुत तगड़ा आता है, हवा ही नहीं चलती, एक एक पेज के तो क्वेश्चन आते हैं। इससे पूर्व भी मैंने फॉर्म भरा था, नेट का जो क्लियर हुआ मेरा पेपर, उससे पहले भी मैंने फॉर्म लगाया था, लेकिन लोगों की हवाबाजी के चक्कर में मैं डर गया था। मैंने कहा यार नेट थोड़ी होगा यार, नेट तो पता नहीं क्या है, किस बला का नाम नेट है। मैं पेपर देने ही नहीं गया, जो पेपर आया पेपर देने भी नहीं गया। मैंने कहा यार नेट का पेपर है ना, ऐसे ही थोड़ी होता है, लोगों ने डरा दिया था। फिर मैं पढ़ता रहता था, मैंने कहा यार चल अब की बार अपन नेट का पेपर देख के तो आए। हालांकि मुझे सिलेबस का भी नहीं मालूम था, मैं सच बता रहा हूं, झूठ बोलने की आदत ही नहीं है। सिलेबस का भी मालूम नहीं था, केवल लाइब्रेरी साइंस का पता था मुझे, वो मैंने पढ़ रखा था। पेपर देने चला गया, बहुत से बच्चे मुझे मिले भी थे, और शायद आप में से भी बहुत से होंगे जो मुझे 2, 4, 5 तो मुझे मिले थे, बाद में भी मैसेज किया, बोले सर अपन मिले थे ना वहां, नेट का पेपर देने आए थे आप तक। अब वहां पेपर देने चला गया, पेपर देने के लिए जैसे ही अंदर गया, देखो मेरा मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा ठीक है, रीजनिंग तो मैं काफी टाइम से पढ़ा भी रहा हूं, 2017 से पढ़ा रहा था, तो वो तो मेरा अच्छा था। मैथ्स भी मेरी ठीक ठाक थी, लाइब्रेरी साइंस मेरा वैसे ही अच्छा था, बाकी इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता था। मेरे फर्स्ट पेपर में तो मात्र 25 क्वेश्चन सही हुए थे, 25 क्वेश्चन ही सही हुए थे फर्स्ट पेपर में, तो पता ही नहीं चला था मुझे फर्स्ट पेपर का। लेकिन हाँ, सेकंड पेपर तो मेरा बहुत ही गजब का हुआ था, मुझे नहीं पता था कि इतने नंबर सेकंड पेपर में आ जाएंगे, और सिर्फ इस सब्जेक्ट के दम पे मेरा नेट हुआ था। बाकी लोग कहते हैं ये पढ़ो नेट में, ये पढ़ो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, मैंने कहीं देखा ही नहीं था यार, मालूम ही नहीं था, फिर भी मेरा नेट हुआ था।
तो ये हवाबाजी है। आप सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो, आराम से नेट निकल जाता है। और इतना कुछ आता नहीं है, कंप्लीटली मेरे नोट्स में से है लगभग आपको बहुत सारा कंटेंट, लगभग सारी चीजें नोट्स में से मिल जाएंगी। देखिए आइएगा, पेपर इस बार जरूर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा जो मैंने अब तक पढ़ाया है ना उसमें से बहुत आपको देखने को मिलने वाला है। देखिएगा जरूर। 6 चरण कौन कौन से बताए थे वो देखिएगा। पहला इसने कहा कि स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए। एक तो क्या होनी चाहिए? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय होना ही चाहिए, पूरे राज्य का एक होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा इसने बताया डिविजनल लाइब्रेरी होनी चाहिए। कितनी? 3 होनी चाहिए। ये तो देख लेना भले ही देखो तो, बाकी छोड़ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए, तालुका लाइब्रेरी होनी चाहिए, म्युनिसिपल लाइब्रेरी होनी चाहिए और उसके बाद विलेज लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो पूरे राज्य में लाइब्रेरियों का जाल बनाने की इसने बात करी थी। 6 चरण इसने बताए थे, तो ये पूछा जाता है। चलिएगा, क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ देखिएगा। इसी समिति की सिफारिशों को स्वीकार, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया और फिर इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई में है, देखिएगा बेटा, एशियाटिक सोसाइटी भी 2 है, बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई और एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की स्थापना कब हुई, दोनों पूछे जाते हैं। कोलकाता की जगह आजकल वेस्ट बंगाल आने लग गया है। एशियाटिक सोसाइटी पश्चिमी बंगाल की स्थापना कब हुई? आप कहेंगे 1784 में, तो उसकी होती है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी जो ये मुंबई वाली है, इसकी स्थापना होती है 1804 में। तो ये भी आप देख लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? इसी मुंबई वाली समिति की सिफारिश पर, इसी फेजी समिति की सिफारिश पर दिया गया। ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार ये पूछे जाते हैं भाई। सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं करवा रहा हूं, इसमें से आप एक भी चीज नहीं छोड़ सकते, जिसके लिए मैं कहता हूं कि हाँ, अगर समय हो तो ये देख लेना, वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो मैं कह रहा हूं कि हाँ ये तो देख ही लेना, ये सब की सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप टेस्ट देंगे, जब आप मॉक पेपर लगाएंगे, जब आप किसी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन किया तो आपके पास कोई बुकलेट होगी या कोई बुक होगी, उसमें क्वेश्चन करेंगे ना ऑब्जेक्टिव वाले, पता चलेगा आपको कि हाँ यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से यार वास्तव में बोले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता तब चलेगा। चलिएगा, बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट लगा लेना। अगर क्वेश्चन सार्वजनिक पुस्तकालय की समितियों से आता है तो 90% संभावना है कि इसी समिति से पूछा जाएगा। एक भी सिफारिश इसकी नहीं छोड़नी है, कंप्लीट इसकी बातें याद करनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देख लो 90% है, कितना इंपॉर्टेंस रखती होगी। चलिएगा, बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी, जो आपकी सलाहकारी समिति है, उसका चेयरमैन कौन था। पहला ही क्वेश्चन ये होता है। सलाहकारी समिति 57 और सिन्हा, से तीनों ही से आते इसमें। सलाहकारी समिति 57 में और सिन्हा साहब इसके चेयरमैन थे, तो याद कर लेना। बाद में 58 में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, 57-58 याद कर लीजिएगा। गठन किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सिन्हा समिति, फेमस नाम इसका सिन्हा समिति ही है। एडवाइजरी कमेटी का प्रसिद्ध नाम क्या है? सिन्हा समिति है। क्योंकि जो आप पीछे देखते आ रहे हैं, ज्यादातर कमेटियों के नाम उनके प्रेसिडेंट या उनके चेयरमैन के नाम के आधार पर ही पड़े हैं। तो चेयरमैन का नाम यहां कौन था? सिन्हा साहब थे, तो उनके नाम के आधार पर ही इसका नाम पड़ा। गठन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1957 में, रिपोर्ट देती है 58 में। 12 नवंबर 1958 को ये रिपोर्ट सबमिट करवा देती है। बाद में इस रिपोर्ट का प्रकाशन 1959 में करवाया जाता है, यह भी याद कर लेना। 57, 58, 59, सिन्हा समिति 57, 58, 59, तीनों चीज याद कर लेना। सिन्हा समिति की तो
आप एक भी चीज नहीं छोड़ सकते, एक छोटा सा फैक्ट भी आप यहां से नहीं छोड़ सकते। चेयरमैन कौन थे? आप कहेंगे केपी सिन्हा साहब इसके चेयरमैन थे। उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से सिन्हा समिति का गठन किया गया था? देश में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास पर रिपोर्ट करना। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए कौन सी समिति 57 में गठित करी गई थी? आपका जवाब होगा सिन्हा समिति गठित करी गई थी। ठीक है, उपनाम मैंने बताया अभी कि सिन्हा समिति के नाम से यह प्रसिद्ध है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बार पूछा जाता है, ये रहा आपके सामने। 25 इयर्स लाइब्रेरी प्लान किसने दिया था? 25 इयर्स लाइब्रेरी प्लान, 25 वर्ष का पुस्तकालय प्लान किस समिति की सिफारिश थी? किस समिति ने दिया था? 25 साल के लिए पुस्तकालयों का प्लान इन्होंने दिया था। बोले कौन सी समिति से संबंधित है? आप कहेंगे सिन्हा समिति से संबंधित है, केपी सिन्हा। ठीक है, अब क्या क्या अनुशंसाएं, ये मैंने बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग डाल दिया है। बाकी जो अनुशंसाएं उनसे अलग कर दिया है मैंने इसको। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 3-4 स्टार लगा लेना भाई। चलिएगा, अनुशंसाएं बाकी क्या क्या थी? इसने क्या कहा कि पुस्तकालय सेवा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए निःशुल्क होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कही कि निःशुल्क होनी चाहिए पुस्तकालय सेवा, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए पैसा नहीं लिया जाना चाहिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के अंदर। बिल्कुल ये बात किसने कही? सिन्हा समिति ने कही। उसके बाद इसने कहा कि पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य, पंचायत, जिला, ब्लॉक, राज्य स्तर पर पुस्तकालयों का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर पुस्तकालयों का गठन करने की बात भी सिन्हा समिति करती है। उसके बाद इसने कहा कि बुक ब्यूरो व मित्र मंडल को सहायक सेवाओं के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। बुक ब्यूरो और मित्र मंडल को सहायक सेवाओं के रूप में स्थापित करने की बात कौन सी समिति करती है? आप कहेंगे सर सिन्हा समिति 1957 करती है। चलिएगा, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस की स्थापना की जानी चाहिए। इंटर लाइब्रेरी लोन अपन मैनेजमेंट पढ़ेंगे अभी, तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। इंटर लाइब्रेरी लोन वगैरह क्या है, कंप्लीट डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। दो पुस्तकालय आपस में एक दूसरे से चीजें उधार ले लेते हैं, तो वही आपका इंटर लाइब्रेरी लोन है। बेसिक आप ऐसे समझ लीजिए। कर्मचारी वगैरह भी लिए जाते हैं। कोई पुस्तक नहीं है, कोई पाठक लाइब्रेरी में पुस्तक लेने के लिए आ गया आपके पास वो पुस्तक नहीं है, तो आप किसी दूसरे पुस्तकालय से उधार लेकर भी वह पुस्तक मंगवाए और आप उस पाठक को दे दीजिए, वही आपका इंटर लाइब्रेरी लोन है। आपके लाइब्रेरी में स्टाफ की कमी है तो आप स्टाफ भी दूसरी लाइब्रेरी से उधार ले सकते हैं। बोले ठीक है, ये भी आपका क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन है। पढ़ेंगे अपन इसको कंप्लीटली, बहुत साधारण तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, वहां मैनेजमेंट में देखेंगे ये सारी चीज। अब ये मैंने इसलिए लिख दिया है, बाकी देखो पता तो आपको चल गया कि सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है, पर कुछ बच्चे इतने ढीठ है, बोले गुरुजी तो लिखा है कोई की संबंध क्या सो है। तो भाई सारी रात तो रामायण गा रहे हैं और सुबह पूछ रहे हो कि राम रे हो कि रावण, तो ये इसलिए दे दिया मैंने सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंध है, क्योंकि ऊपर देख चुके हैं यार सारी अनुशंसाएं सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए है, तो ये अलग से भी मैंने दे दिया है। कुछ लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए है ये। चलिएगा, उसके अलावा क्या था, पुस्तकालय कर्मचारियों को उनके कौशल उन्नयन जो उनका कौशल है कर्मचारियों का, जितने एक्सपर्ट हैं, जितना नॉलेज है, जितना उसका कौशल है, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, उसमें और उन्नति करी जाए और उनको एक्सपर्ट बनाया जाए। कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाए ताकि वो और भी थोड़े एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, ये समिति की सिफारिश थी। पुस्तकालयों को अन्य सामाजिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यों के साथ साथ अंतः क्रिया भी करनी चाहिए। किस समिति ने यह बात कही थी? आपका जवाब होगा सिन्हा समिति 1957 ने कही थी। बहुत महत्वपूर्ण, फिर से स्टार लगा लो भाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा। पुस्तकालयों के निर्माण और रख रखाव के लिए लाइब्रेरी का निर्माण करना और उसके बाद उनका रख रखाव करना, उनका मेंटेनेंस वगैरह करना, इन सब के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर 6 पैसे प्रति रुपए लाइब्रेरी से
कितने रुपए लाइब्रेरी सेस की बात करी थी ताकि पुस्तकालयों का खर्चा पानी निकल सके? कहा था, बोले 6 पैसे प्रति रुपए लाइब्रेरी सेस की बात कौन सी समिति करती है? सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 6 पैसे प्रति रुपए लाइब्रेरी सेस की बात सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कौन करता है? सिन्हा समिति करती है। ठीक है, और देखिएगा लाइब्रेरी सेस कौन एकत्रित करेगा? जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए, ये बात कहती है सिन्हा समिति। केपी सिन्हा ने ये बात कही थी। और महत्वपूर्ण बात देखिएगा, पुस्तकालय कोष की स्थापना करने की बात कौन सी समिति कहती है? लाइब्रेरी कोष की स्थापना भी करनी है भाई, पुस्तकालय कोष की स्थापना, तो ये बात भी आपकी 1957 वाली समिति कहती है। और 57 वाली समिति कौन सी थी? सिन्हा की थी। चलिएगा, और इसी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1972 में RRLF की स्थापना करी जाती है। RRLF मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया है, पीछे की क्लासों में जाके देख लीजिएगा। चलिएगा, बात करते हैं एक बोटे समिति की। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं आप लोगों की एग्जाम्स के लिए। बस यहां से तो आप इनके उद्देश्य देख लेना, गठन कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, किस सरकार ने किया था, कहां की सरकार ने किया था, किस राज्य की सरकार ने किया था, बस ये 3 चीज याद रख लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं रखती हैं। चलिएगा, देखते हैं फिर भी। एक बोटे कमेटी 77 और 76, एक बोट 7-6, एक बोट तो बोले मेरी 7, जब बोट मतलब नाव, एक बोट तो मेरी 7-6, तो 7-6 से 76 और रिपोर्ट दे देती है 77 में। ठीक है साहब, अब ये पूछा जाता है नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। एक बोटे समिति का संबंध किस राज्य से था? आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, एक बोटे समिति का संबंध किस राज्य से था? तो आप बताएंगे सर आंध्र प्रदेश से था। एक बोट में बोले एक आन 2 बेटे हो। ठीक है, 76। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल राव एक बोटे। एक बोटे याद रख लेना भाई, गोपाल राव वगैरह की जरूरत नहीं है, इतना लंबा याद मत किया करो आप। चलिएगा, क्या उद्देश्य थे इसके? आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मैंने सारे एक्ट आपको पढ़ाए हैं। आंध्र प्रदेश वाला कब आया था? 1960 में। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 की समीक्षा करना और अधिनियम में आवश्यक संशोधन के ऊपर सुझाव देने के लिए यह समिति गठित करी जाती है। बस इतना याद रख लेना। एक बोटे से ही आपका ये सही हो जाएगा। बोले एक बोटे का संबंध आंध्र प्रदेश से था, तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट दे देती है 77 में। ठीक है साहब, बात करते हैं वावीलाला गोपाल कृष्णैया कमेटी की। वावीलाला, वाह भाई लाला, तो वाह भाई लाला, वाह भाई जो लाला है वो दोनों काम 78 में ही करता है। वाह भाई लाला है ना, तो लाला दोनों काम 78 में ही करता है। रिपोर्ट भी 78 में ही हो जाएगी इसकी, और गठन भी इसका 78 में ही हुआ था, तो याद कर लेना वाह भाई लाला 78 है ना। नियुक्ति आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कब? जुलाई 1978 में तो नियुक्ति हो जाती है। अध्यक्ष वावी लाला गोपाला कृष्णैया के उसको क्या बना दिया जाता है? चेयरमैन बना दिया जाता है। अब उसके बाद उद्देश्य क्या था वो देखिएगा। निजी पुस्तकालय, और निजी पुस्तकालय कौन से? सहायता प्राप्त पुस्तकालय। निजी वाले भी जो सहायता प्राप्त पुस्तकालय है, निजी पुस्तकालयों को सहायता अनुदान की प्रणाली विकसित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। चलिएगा, बात करते हैं आगे थोड़ा सा। इसने निजी पुस्तकालयों की पहचान, अनुदान, सहायता व निरीक्षण के लिए मानदंड प्रक्रियाएं भी सुझाई हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकार ने 1982 में इस समिति की अधिकांश जो सिफारिशें थी वो स्वीकार कर ली थी। कब करी थी? 1982 में। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रख लेना यहां से कि वावीलाला कब गठित हुई थी? 78 में।
रिपोर्ट इसने कब दी थी? बोले 78 में ही। और किस सरकार ने इसे गठित किया था? आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इसे गठित किया था। बस इतना ही याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं पूछा जाता है। जो आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं वो थोड़ा सा और देख लेना भाई, थोड़ा सा इसको नीचे से भी देख लेना, जो सारी चीजें हैं, रिपोर्ट वगैरह कब दी थी, सरकार ने कब इसकी स्वीकार करी सारी सिफारिशें, तो ये भी आप आंध्र प्रदेश वाले बच्चे देख लेना, बाकी लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। ये देख लीजिएगा सुब्बारायण, बोले सुब्बो तो साचो हो, साचो से 7 4, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है 74, मुझे तो वैसे याद है अभी, तो सुब्बो साचो हो तो 7 और 4 74 में किसके द्वारा नियुक्ति करी जाती है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। ये याद कर लेना, नियुक्ति किसने करी थी, कब करी थी, बस बहुत है आपके लिए। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है। और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? वी.एन. सुब्बारायण को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब सिफारिशें इसने क्या दी थी वो देख लीजिएगा। प्रत्येक जिले के लिए जिला पुस्तकालय प्रणाली के प्रशासन हेतु एक पूर्णकालिक पुस्तकालय अधिकारी की नियुक्ति। पूर्णकालिक जिला पुस्तकालय अधिकारी की नियुक्ति की बात कौन सी समिति करती है? आपका जवाब होगा बोले सुब्बारायण समिति करती है। बोले सुब्बो करे है, सुब्बो नाम हो वो क्या हो ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रीनिवासन कमेटी की। ये सन याद कर लेना, अभी मैं पूछूंगा क्लास एंड होते ही, आज सारी सन पूछने वाला हूं मैं। अब तक हमने लगभग 15-20 समितियां पढ़ ली हैं और इन सब की सन मैं आपसे पूछने वाला हूं, रेडी रहिएगा इनके लिए। आप क्लास कंप्लीट हो जाने तो यही कार्य करूंगा आज पहले मैं, उसके बाद कल देखेंगे आगे की समितियां। और देखिएगा श्रीनिवासन कमेटी, श्रीनिवासन 7/8/78 में इसका गठन होता है। गठन कौन करता है? तमिलनाडु की राज्य सरकार इसका गठन करती है। ध्यान रखिएगा श्रीनिवासन कमेटी का संबंध किस राज्य से है? आपका जवाब होगा तमिलनाडु। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? एस श्रीनिवासन। आप कल्पना करिए अगर एक एक चीज बोर्ड पर लिख लिख करके हम पढ़ते तो क्या इतनी कमेटियां पढ़ पाते और क्या इतने अच्छे तरीके से हम याद कर पाते? वो तो लिखना ही होता फिर तो याद करने के जुगाड़ वगैरह वो तो संभव ही नहीं है बता पाते, और इतना सारा तो पढ़ भी नहीं सकते थे हम। अब आधे पौन घंटे की क्लास में हम 2 घंटे के बराबर, 1.5-2 घंटे के बराबर पढ़ लेते हैं। देखिएगा आप ऑफलाइन में चले जाइएगा, वहां 15-20 मिनट की तो भाषणबाजी होगी। अगर 40 मिनट की क्लास होती है तो 20 मिनट तो मास्टर जी डोज दे है, बरबर डोज दिया गया है ना, तो वो होगा। फिर उधर उधर की बातें हो जाएंगी, कोई बच्चा बोल लेगा, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। और फिर लिख लिख कर अगर और पढ़ाएंगे तो संभव ही नहीं है कि इतना मैटर आप आधे 1 घंटे में पढ़ पाए। इसीलिए तो बस यही मेरा उद्देश्य था कि फटाफट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में आपको दे सकूं कम से कम समय में। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, समय बहुत कम व्यर्थ करना चाहिए, बहुत कम समय आपको अपना खराब करना है। चलिएगा उद्देश्य देखते हैं इसके। तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के लिए सुब्बारायण समिति की सिफारिशों को लागू करना। सुब्बारायण समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए यह समिति आई थी। वह पुस्तकालय कर्मचारियों के परिवार लाभ, जो परिवार लाभ निधि है और सेवानिवृत्ति निधि है, को मंजूरी प्रदान करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिएगा अब हम बात करते हैं एक एक समिति की वर्षों की। अब मुझे यह देखना है कि आपने जो मैंने पहले पढ़ाया है, जो पहले लगभग 20 से 21 समितियां आपको पढ़ाई है आज तक, अब तक, उनमें से कितनों की सन आपने याद कर रखी है? सन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समितियों को लेकर के। सारी सन आपको याद करनी ही पड़ेगी और कोई आपके पास इलाज नहीं है। चलिएगा मैं प्रारंभ करता हूं, आप धड़ाधड़ सब आंसर देंगे और मैं इनके आंसर फिर देखता रहूंगा शाम को, ठीक है? कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं? सब रेडी रहें। और सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेलवे कमीशन, रेलवे कमीशन का गठन कब किया गया था? सिर्फ गठन बता दीजिए, रिपोर्ट छोड़ दीजिए आप तो, चलो गठन बता दीजिए मुझे रेलवे। और मैंने आपको याद भी करवाया था
बोले 2 अक्षरा को रेले है और 1902 में ही इसकी स्थापना होती है, बताया था आपको। चलिएगा जी, अब हम बात करते हैं सेडल की। सेडल कमीशन का गठन कब किया जाता है? सब लोग आंसर देंगे भाई, फटाफट आंसर दीजिए, मैं शाम को सबके जवाब देखता रहूंगा। सेडल कमीशन, आपका जवाब होगा 1917। सैफ और सेडल, सैफ और 17 याद मैंने करवाया भी था और आप लोगों ने अच्छे से याद कर भी रखा होगा। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे भाई, जितना आता है उतना दे दीजिए, क्या दिक्कत है। गलत होगा, देखो गलत अगर होगा ना तो बहुत अच्छी बात है। जो चीज एक बार गलत हो जाती है वो बहुत बढ़िया तरीके से याद होती है। मैं भी कई बार आपको 1877 की जगह 1977 करवा देता हूं, तो वो चीज ऑटोमेटिकली क्लिक होती है। हाँ यार, बोले मुझे 1877, नहीं तो पहले पता ही नहीं होता है, बोले करवाया भी था क्या, ऐसा 1877 या 1977 भी कुछ लिख पाया था क्या, पता ही नहीं होता। चलिएगा, अब बताइए आप मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? आपका जवाब होना चाहिए यहां पर 1952। अच्छा जी, अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि इन सब के अंदर से 19वीं शताब्दी का या 19वीं शताब्दी की कमेटी या कमीशन कौन सा है? 19वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी बोला है मैंने, देख लेना भाई। 19वीं शताब्दी का बताना है, देख लीजिए तुम्हारे सामने है सारी। बाकी तो सब की सब 20वीं शताब्दी में है, मात्र एक है 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 से प्रारंभ होना चाहिए, वही होगी 19वीं में। हंटर है 1882 में। वेरी गुड। चलिएगा, अब आप लोग मुझे बताएंगे होरटोग आयोग का गठन कब होता है? होरटोग या हारटोग, मेरे मुंह पे तो होरटोग ही लिखा हुआ है, मैं तो इसे होरटोग ही पढ़ता हूं, आप लोग इसे हारटोग पढ़ लिया करो। होरटोग पढ़ा हुआ है मेरे मुंह पे तो भैया। कब होता है हारटोग आयोग का गठन? आप कहेंगे सर 1829, गए हारटोग गए 29 है, तो चलिएगा ये भी हो जाएगा, हारटोग आयोग भी 1929 है भाई, ध्यान रखना। 1800 नहीं है, इसकी वजह से 1800 निकल रहा है बार बार, 1929। चलिएगा, अब बताइएगा आप लोग राधा कृष्ण आयोग का गठन कब होता है? आपका जवाब होगा 1948, 49। चलो खैर, अपन तो रिपोर्ट ही देख रहे हैं, वो ही देख रहे हैं, स्थापना ही। राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 में होता है। चलिएगा, कौन सा बच गया? सार्जेंट रिपोर्ट या सार्जेंट योजना बताइए भाई, कब आई थी? आपका जवाब होना चाहिए 1944 में सार्जेंट योजना आती है। मैं पूछूं मेहरोत्रा समिति का गठन कब होता है? आपका जवाब होगा मेहरोत्रा 83, तो 1983 में मेहरोत्रा कमेटी का गठन होता है। चलिएगा, ये लगभग उम्मीद करूंगा शायद आप सबने सही ही बताया होगा, बाकी जिसने नहीं बताया है फिर से देख लीजिएगा एक बार। राधाकृष्ण 48, हंटर 1882, रेले 1902, सेडल 17, होरटोग 29, सार्जेंट 44, मेहरोत्रा 83, मुदालियर 52, राधाकृष्ण 48, हंटर 82, 1882। ऐसे सारे धड़ाधड़ मुझे आने चाहिए। रेले 1902, सेडल 17, होरटोग 29, सार्जेंट 44, मेहरोत्रा 83, मुदालियर 52, राधाकृष्ण 48, 49, हंटर 1882। ऐसे याद होनी चाहिए सारी। आगे बढ़िएगा, चलिएगा, इनमें से देखिएगा, आप मैं बताऊं वैसे वैसे। कोठारी आयोग बताइए सबसे पहले, कोठारी आयोग का गठन कब होता है? कोठारी, ठरकाई ठरका लगाना ही बताया था मैंने आपको। कोठारी, कोशिश करिएगा सब सही जवाब देने की। कोठारी, कोठारी 1964 है, 66 है, बताया था ना, ठरका लगाना ही रहे, ठे ठे लगाने हैं बोले,
तो कोठारी का 64 है, 66 है, ठीक है। अब बताइए मुझे आप लोग, यूजीसी की जो रिव्यू कमेटी है उसका गठन कब होता है? यूजीसी की रिव्यू कमेटी, रंगानाथन वाली वो नहीं पूछ रहा हूं, ये अलग है, ध्यान रखना। रिव्यू कमेटी की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे यूजीसी रिव्यू कमेटी 1961, ठीक है। मैं कहूं रस्तोगी, और ये तो अभी पढ़ाई है, ये तो याद होगी ही होगी आपको। रस्तोगी बोले नसाई नशा में, तो नशा 1997 में, याद रख लेना भाई इसको भी। रस्तोगियो बोले नसाई नशा में, ठीक है। बात करते हैं रंगानाथन की यूजीसी जो समिति थी, यूजीसी की समिति जिसके अध्यक्ष रंगानाथन साहब बने थे, या रंगानाथन समिति कब आई थी? रंगानाथन यूजीसी 1957 में। केपी सिन्हा समिति भी 57 ही है, ध्यान रखना। चलिएगा, बात करते हैं फेजी समिति की। फेजी समिति मुंबई वाली है ये। तो फेजी समिति का गठन कब होता है? आप बताएंगे 1939 बता दो, खैर आप तो गठन ही तो देखना है। 39 में फेजी समिति का गठन 1939 में, बाद में रिपोर्ट वगैरह 40 में होती है, तो ये खैर बात की बातें हैं। अब हम बात करते हैं आपके दो जो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटियां थी, एक कोला साहब की थी, एक करी सिद्धप्पा की। करी सिद्धप्पा वाली तो थी आपकी 1997 से लेकर 2001, 97 में गठन, 2001 में रिपोर्ट देती है। कोला समिति वाली जो थी, कोला वाली थी 1990 से लेकर 1993 तक थी। कोला 90 से 93। फटाफट रिवीजन के लिए आ जाइए दोबारा से। कोठारी 64 से 66। यशपाल, अच्छा यशपाल छूट गया था क्या? अरे यशपाल तो कैसे छूट रहा है? यशपाल छूट गया था, आज अथागो बोले मेरे, है ना? तो अथागो 1988। तो यशपाल छूट गो हो तो आज वापस अथागो, है ना? तो 1988, ये देख लेना। चलिएगा फिर अब करते हैं फटाफट रिवीजन इनका। रस्तोगी 29 में, फेजी 39 में, यूजीसी रिव्यू बोले 61 में, करी सिद्धप्पा 97 में, कोठारी 64 में, यशपाल अथागो तो 88 में, यूजीसी की जो रंगानाथन समिति थी वो 57 में, कोला 90 में, 1990, और आपकी यूजीसी रिव्यू वाली 61 में हो गई। कौन सी बच गई? हो गई यहां तो सारी की सारी। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। रंगानाथन 57, यशपाल अथागो तो 88, कोठारी 64 है, करी सिद्धप्पा 97 से 2001, यूजीसी रिव्यू 61 में, फेजी 39 में, रस्तोगियो बोले नसाई नशा में तो 97, कोला 90, रंगानाथन 57। ऐसे याद होनी चाहिए यार सारी चीजें, एक भी सन मिस नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और देखते हैं जो बच गई है। बताइएगा, एक बोटे समिति, आप लोग बताएंगे। एक बोटे समिति आप लोगों के सामने आते ही आप कहेंगे एक बोट तो 7-6, तो 7-6 से 1976 हो जाएगा। एक बोट 7-6, तो ठीक है। वावी लाला, वाह भाई लाला, तू नीचे चला जा लाला। वावी लाला, देखिए लाला बार बार आ रहा है भाई, लाला का नाम लेते ही। वावी लाला 1978 में, श्रीनिवासन ये भी 1978 में, ठीक है 78। सुब्बा, अरे सुब्बो बोले सुब्बो तो साचो है, तो साचो है तो भाई सुब्बा 7-4 1974। कोला अभी मैंने बता ही दिया था आपको 1990, सिन्हा 1957। कौन सा बच गया? हो गया क्या सारे? ये लगभग 20 से 21 समितियां मैंने आपको अब तक पढ़ाई हैं। सबके वर्ष याद होने चाहिए। आगे लगभग 10 से 15 समितियां अभी और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, सारी इंपॉर्टेंट है। सबके वर्ष याद करने हैं, एक भी चीज नहीं छोड़नी है, सबकी सिफारिशें याद करनी, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इस बार ये एग्जाम हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि सबसे ज्यादा, देखो मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों से भी ज्यादा मैं आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहा हूं। एक दिल्ली थाकना सुकून ले रहे हो, फ्री पढ़ा रहे हो,
और जो लोग कोर्स बेच रहे हैं ना 5-5 हजार में, जो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं ना 8-8 हजार में, और फिर कहते हैं ना हमें तो, है ना, समझ रहे हो, तो वो लोग भी मुझे नहीं लगता कि इतना कंटेंट आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग मुझे रोज कॉल कर करके बताते हैं, बोले गुरुजी फंस गया, गुरुजी फंस गया। तो बेटा फंस गए ना, तो अब मैं उसी की पूर्ति आप लोगों को करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं आप लोगों से वो पूर्ति। मैं आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा। पिछले 4 महीने हो गए हैं मुझे आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं, 4 महीने से लगातार पढ़ा रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दिल्ली नहीं ले रहा मैं तुम लोगों से। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, उसके बाद भी अगर आप लोग अभी नींद में हो, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। थाको डोड़ वही है कि पैसा दे देर पढ़ो, और दे देर भी इतो सो पढ़ो, है ना, तो मतलब नहीं है। पैसे देकर जिस दिन मैं पढ़ाने लगूंगा ना, उस दिन देखना क्या हसर होगा लोगों का, कितना कंटेंट होगा, और पता चलेगा। पैसे देकर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी फ्री पढ़ा रहा हूं, फिर भी उन लोगों से तो 10 गुना पढ़ा रहा हूं, 10 गुना ज्यादा कंटेंट दे रहा हूं। देख लेना, समितियां पढ़ा रहा हूं, मिला लेना जाके समितियां कितनी पढ़ाई है उन्होंने, कितना करवा रखा है, और मेरा प्रत्येक टॉपिक मिला लेना। अरे मेरा तो मन करता है कि 5 लॉज आपको मैं दोबारा से करवा दूं, 5 सूत्र। लोगों ने 5 लॉज एक करवा रखे, मैंने तो बहुत मोटा सा बंडल और बना लिया 5 लॉज का, और डीपली करवाने वाला हूं। मैं तो सोच रहा हूं, बस समय का थोड़ा सा अभाव है, मुझे समय कम मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा एक बार ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो मैं बहुत डीप और जाने वाला हूं। अभी जो पूरा करवा रहा हूं ये भी उन लोगों से तो बहुत ज्यादा करवा रहा हूं। इसका तो 50% भी नहीं पढ़ा रहे लोग, इतनी मोटी मोटी रकम लेकर के भी नहीं पढ़ा रहे। सोचिए आप लोग। चलिएगा दोबारा देख लीजिएगा। कोला 90, सिन्हा 57, श्रीनिवासन 78, एक वोट 7676, वावीलाला 78, सुब्बारायण 700 तो 7 और 4 1974। ऐसे आपको प्रत्येक चीज को याद करना है, छोड़ना नहीं है। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग इसे लाइक कर दिया करो, बिना कहे कर दिया करो, एंटर होते ही लाइक कर दिया करो, अंगूठा प्रेस कर दिया करो, बेल आइकन आप जरूर ऑन कर लीजिए। क्लास जब भी अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। बेल आइकन सभी लोग ऑन कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए सब लोग, है ना, ताकि आपकी घंटी क्या पता बजाए। ये मंदिर है, इस मंदिर की घंटी को सब दबा लीजिए, सब बजा लीजिए। एंटर होते ही आप लाइक कर दीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। जैसे ही क्लास पे आओ लाइक ठोको, उसके बाद क्लास करो, हमें पता चल जाएगा भाई हाँ आ गया कोई एक और बच्चा मेहनत में जुट गया है। लाइक करिएगा, चैनल को जो साथी नया है वो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।